नमस्कार। मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। हम उसके प्रथम चरण का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम उसके द्वितीय चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। यहाँ पर रचनाकार हमको अपने ज्ञान के कपाट खोलने का आग्रह कर रहा है। वह चाहता है कि राष्ट्र में निवास करने वाले जन अपने राष्ट्र के भूखंड के विषय में अधिकाधिक ज्ञान का अर्जन करें, अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान के कपाट खुलने का अर्थ है राष्ट्र के विषय में अधिक से अधिक जानना, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना। तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। पराधीनता काल में हमारी ज्ञान साधना ठहर गई थी, हमारा ज्ञानार्जन स्थिर हो गया था, जड़ हो गया था। अब हम स्वाधीन हो गए तो हमें अपने निश्चित भूखंड के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। उसकी नदियों के विषय में, उसके पर्वतों के विषय में, उसके खनिजों के विषय में, उसकी ऋतुओं के विषय में। जितना हम जानेंगे उतना ही हमारा राष्ट्र शक्तिशाली और समृद्ध होगा और परिणाम स्वरूप अंधकार से भरा हुआ जो जीवन था उस जीवन के हर क्षेत्र में एक नया प्रकाश दिखाई पड़ेगा। ज्ञान का प्रकाश, समृद्धि का प्रकाश राष्ट्र के हर क्षेत्र में दृष्टिगोचर होगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उन चील बटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसादन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। रचनाकार कह रहा है, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है कि उसकी कोख में, उसके गर्भ में अनेक अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, अनेक अमूल्य खनिज पदार्थ वहां पर स्थित हैं। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। राष्ट्र के सभी निवासी जानना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्र में किस किस प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। लाखों करोड़ों वर्षों के अंतराल में धरती के गर्भ में अनेक प्रकार के खनिजों का विकास हुआ है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। दिन रात बहने वाली नदियां पहाड़ों को पीसती हैं, तोड़ती हैं, फोड़ती हैं और उनको मिट्टी में बदल देती हैं। हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र में अनेक प्रकार की मिट्टियां, कहीं पर पीली है, कहीं पर लाल है, कहीं पर काली है, कहीं पर भूरी है और उसका रंग भी अलग प्रकार का है, उसका प्रकार भी अलग प्रकार का है, उसकी गुणवत्ता भी अलग प्रकार की, उस कारण उसकी होने वाली फसलें भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो धरती कैसी मनोहारी है। वनों में वह हरी हो जाती है, रेगिस्तान में वह स्लेटी हो जाती है और मैदान में उसका रंग कुछ और प्रकार का होता है, हिमालय में श्वेत हो जाती है, विंध्य में उसकी आभा कुछ अलग प्रकार की है। तो ये धरती कैसी मनोहारी है, इसका वर्णन गिरिजा कुमार माथुर इस प्रकार से करते हैं। नील लोहित हरित श्यामल, नील लोहित हरित श्यामल, ऋतु वरंत सिंधुवाचल, दिवस चंदन रात काजल, गंध रूपों की कमलिनी, अमर ज्योति वदनी, अमर यौवन, खिली तुम पर अरुणिमाएं, मानवी केसर कथाएं, मृत्यु के फंगस वनों पर उठी हर युग में ऋचाएं। इस प्रकार से रचनाकार और कवि अपने भूखंड का गुणगान करते हैं, धरती का गुणगान करते हैं। धरती की रंग रूप के विषय में, उसकी सुंदरता के विषय में जनमानस के मन में एक धारणा प्रतिष्ठित करते हैं।
जनमानस को परिचित करवाते हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारा निश्चित भूखंड दिन रात बहने वाली नदियों के द्वारा पहाड़ों को पीसकर अनेक प्रकार की मिट्टियों से सजाया गया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अब तक हम दास थे, दीन थे, दरिद्र थे, अब राष्ट्र स्वाधीन हो गया है। अब हम स्वावलंबी और शक्तिशाली होने वाले हैं। अब हमारा राष्ट्र दरिद्रता से मुक्त होकर आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, पर उसके लिए आर्थिक अभ्युदय के लिए, आर्थिक विकास के लिए ये आवश्यक होगा कि हम जाने कि हमारे राष्ट्र में कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार की मिट्टी है, उसमें किस किस प्रकार की फसलें उत्पन्न होती है, वहाँ पर कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार के खनिज हैं, उन खनिजों का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उन खनिजों के आधार पर किस प्रकार के उद्योग धंधों का विकास कर सकते हैं, ये हमको जानना होगा। जब हम जानेंगे और उनका प्रयोग करेंगे तो राष्ट्र का आर्थिक अभ्युदय होगा, राष्ट्र की आर्थिक उन्नति होगी। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। भारत में, हमारे राष्ट्र में अनेक प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। राजस्थान में ही अनेक प्रकार के पत्थर हम देखते हैं। धौलपुर का पत्थर, जोधपुर का पत्थर, कोटा स्टोन, और भी मकराना का पत्थर जिसे हम संगमरमर कहते हैं, ग्रेनाइट। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के पत्थर जो कुशल शिल्पियों के द्वारा संवारे जाने पर सौंदर्य में बदल जाते हैं। वे भवनों की सुंदरता बढ़ाते हैं और सौंदर्य के एक प्रकार से प्रतीक होकर समाज को आकर्षित करते हैं। हमने देखा कि मकराना के संगमरमर से ताजमहल बना और संसार भर के आकर्षण का केंद्र है। हम ग्रेनाइट पत्थरों से अपने घरों को सजाते हैं, कोटा स्टोन से अपने घरों को सजाते हैं, जोधपुर और धौलपुर के पत्थरों से बड़े बड़े भवन बनते हैं और वे लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन पत्थरों के माध्यम से सौंदर्य की सृष्टि होती है और साथ ही समृद्धि की भी सृष्टि होती है। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंदे की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उन चीलबटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं वे अनमोल हो जाते हैं। अनेक प्रकार के अनगढ़ नग जो गड़े हुए नहीं है, इस प्रकार के पत्थर विंध्य से निकलने वाली नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चमकते रहते हैं, चिलमिलाते रहते हैं। वो जो चीलबटे हैं उनको कारीगर अब उनकी मशीनों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, उनको नग में परिवर्तित कर देते हैं, जिनको हम गहनों में सजाते हैं, मढ़वाते हैं। और इन नदियों के किनारों पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में पन्ने की खाने हैं, कर्नाटक में हीरे की खाने हैं, वहाँ पर सोना निकलता है। और बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कोयला है, लोहा है, राजस्थान में जिप्सम है, तांबा है। इस प्रकार से राष्ट्र के अनेक भागों में अनेक प्रकार के खनिज निकलते हैं और उनसे राष्ट्र समृद्ध होता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम हमारे भूखंड में पाए जाने वाले खनिजों के विषय में अधिकाधिक ज्ञान का अर्जन करें, जिससे हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसादन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। ये जो छोटे पत्थर हैं, जिन्हें हम हीरे मोती पन्ना भी कहते हैं, जिन्हें हम स्फटिक भी कहते हैं, इन सब का हमारे राष्ट्र के जो जन सामान्य हैं उनको सुंदर बनाने में, उनके सुंदर प्रसादन के रूप में दीर्घ काल से उपयोग होता रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। हमें मूल्यवान और जो सामान्य पत्थर हैं उन सब का ज्ञान होना चाहिए। जितना हम अपने राष्ट्र के खनिजों के विषय में ज्ञानार्जन करेंगे उतना ही हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी से ऊपर आकाश तक जो कुछ सामग्री है, पृथ्वी के गर्भ में क्या है वो भी हमको जानना है, पृथ्वी की मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं वो भी जानना है, खनिज भी जानने हैं, मिट्टी भी जाननी है, और पृथ्वी के ऊपर किस किस प्रकार की
ऋतुएं हैं, किस प्रकार की गैसें वहाँ पर हैं, कहाँ पर ताप कम है, कहाँ पर दाब कम है, कैसे ऋतु बदलती है, ये सब हमको जानना आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर रत्नों की राशियां हैं, तो हमको पृथ्वी और सागर, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो वायु है उसके विषय में भी जानना है। पृथ्वी के चारों ओर जो सागर है, सागर में जो जलचर हैं, जो रत्न हैं, उनके विषय में भी जानना है। हमने देखा कि किस प्रकार बम्बई हाई में सागर से हमको गैस और पेट्रोलियम प्राप्त हुआ, और कितना हमारा मत्स्य उत्पादन है। अब तो हम जो नील क्रांति की बात भी कर रहे हैं कि हम जो है मत्स्य उत्पादन बढ़ाएंगे और नील क्रांति करेंगे। उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। पृथ्वी के खनिजों, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के वातावरण, पृथ्वी के आसपास के सागर, इन सब के विषय में जानने के प्रति चेतना का भाव, स्वागत का भाव राष्ट्र में निरंतर प्रसारित होना चाहिए। राष्ट्र के सब नागरिकों के भीतर इस प्रकार का उत्साह उत्पन्न होना चाहिए कि मैं अपने राष्ट्र के वातावरण को जानूंगा, मैं अपने राष्ट्र के आसपास के सागरों के विषय में जानूंगा, खनिजों के विषय में जानूंगा, मिट्टी के विषय में जानूंगा। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। जिज्ञासा ही जागरण का चिन्ह है। जब हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, हमारी धरती पर किस किस प्रकार की मिट्टी है, उसमें कैसी कैसी फसलें उत्पन्न होती है, हमारे राष्ट्र में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रकार के खनिज हैं, उनसे किस किस प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती है, उनसे कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित किए जा सकते हैं, हमारा वातावरण किस प्रकार का है, हमारे राष्ट्र में कहाँ पर वायुदाब कैसा है, कहाँ पर ताप कैसा है, कब गर्मी पड़ती है, कब सर्दी पड़ती है, कब वर्षा होती है। अगर ये सब हम जानेंगे तब जाकर के ही हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी, तब ही हम ये मानेंगे कि हमारा राष्ट्र जाग गया है। जब तक ये जिज्ञासा का भाव राष्ट्र के भूखंड, उसके वातावरण, उसके परिवेश और उसके खनिजों के विषय में जब तक हमारे मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम सोए हुए के समान है। अर्थात हम सोए हुए हैं, हमको अपने राष्ट्र के विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। अब हम स्वाधीन हैं, हमको राष्ट्र के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करनी है, उसके भौतिक स्वरूप के विषय में अधिकाधिक ज्ञान का अर्जन करना है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। बहुत कुछ हमको प्रकृति से प्राप्त है, अब हमको विज्ञान का और उद्यम का दोनों का सहयोग भी प्राप्त है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर हमको राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का, हमारा जो राष्ट्र है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, समृद्ध हो, इसके लिए हमको विज्ञान और उद्योग धंधों के माध्यम से प्रयत्न करना होगा। हम विज्ञान के माध्यम से तरह तरह का ज्ञान अर्जन करेंगे, कृषि के विषय में, मिट्टी के विषय में, खनिजों के विषय में, और फिर उनके माध्यम से तरह तरह के उद्योगों का विकास करेंगे। ऐसा प्रकार से राष्ट्र का भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा होगा। राष्ट्र में अनेक प्रकार की फसलें होंगी, राष्ट्र अन्न की दृष्टि से समृद्ध हो जाएगा, धन की दृष्टि से समृद्ध हो जाएगा। ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। राष्ट्र को समृद्ध बनाने का जो कार्य है, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप के विकास का जो कार्य है, विज्ञान और उद्यम के माध्यम से हमको इस कार्य को प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, बिना थके परिश्रम करते उस कार्य को आगे निरंतर आगे बढ़ाना है, जिससे हम संसार में एक दिन समृद्ध राष्ट्र के रूप में, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, वैज्ञानिक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। हमारा ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। राष्ट्र को जानने, राष्ट्र के लिए कार्य करने, राष्ट्र की समृद्धि में योगदान देने की दृष्टि से राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को कार्य करना है, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सहभागी होना है। ये हमको सुनिश्चित करना होगा, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा होने पर ही हमारा राष्ट्र अत्यधिक समृद्ध होगा, पुष्कल समृद्धि अर्थात अत्यधिक समृद्ध होगा और समग्र रूप मंडन होगा। हम आर्थिक शक्ति के रूप में संसार के सामने आएंगे, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संसार जानेगा कि भारत वैज्ञानिक सोच वाला औद्योगिक राष्ट्र है, और साथ ही उसकी समृद्धि खनिजों के रूप में नहीं, उन खनिजों पर आधारित उद्योगों के रूप में भी संसार के सामने प्रकट होगी। हम संसार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद। हम इस अध्ययन के माध्यम से अपने राष्ट्र के विषय में अधिकाधिक ज्ञान का अर्जन करेंगे, राष्ट्र की समृद्धि में योगदान देंगे,
इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।